नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का छठे दौर का मतदान आज पूरा हो गया। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, पॉलिटिकली बहुत जागरूक राज्य, लेकिन मतदान का प्रतिशत अब तक की जानकारी अनुसार वैसा नहीं रहा, बंगाल को छोड़कर, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। शाम 7 बजे तक के आंकड़े हम आपको बताते हैं। 7 बजे के बाद भी लाइनें भी लगी रहती है और वो 7 बजे तक पूरे आते भी नहीं हैं। लेकिन जो 7 बजे तक के आंकड़े कम्युनिकेट हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसको हम आपके सामने 8 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान, 58.84% मतदान शाम 7 बजे तक रिपोर्ट किया गया है। नेचुरली ये 7 बजे तक जो रिपोर्टिंग आती है वो 6 साढ़े 6 बजे तक की मतदान की होती है, और 7 बजे के बाद भी कई जगह लाइनें होती हैं, तो उनको मतदान का अधिकार होता है जो अंदर आ चुके होते हैं, और मतदान कई जगह 8-8, 9-9 बजे तक चलता है। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि रात तक जो आएंगे आंकड़े वो फाइनल होंगे। लेकिन 58.84% मतदान बताया है शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से। इनमें उत्तर प्रदेश में 54.02, हरियाणा में 58.15, बिहार में 52.80, दिल्ली में 54.32%, बहुत ही लो अगर ये कहा जाए तो। हीट वेव भी इसका बड़ा कारण हो सकती है। ओडिशा में 59.72%, झारखंड में 62.16%, पश्चिम बंगाल में 78.19%, जम्मू कश्मीर में 51.41% मतदान हुआ है शाम 7 बजे तक। ये मतदान का प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है, 1-1.5% सब जगह, और ऐसा लगता है कि 60% के पार जाएगा एग्रीगेट मतदान प्रतिशत छठे चरण का। बड़े बड़े लोगों ने आज मतदान किया, जो आप सब देख रहे हैं विजुअल हमारे स्क्रीन पर, और उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी, और राहुल गांधी भी, केजरीवाल भी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब ने, जो दिल्ली में रहते हैं, बड़े राजनेता देश के, बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने भी मतदान किया। आज 7वें और अंतिम चरण के चुनाव को, जो कि 1 जून को होने वाला है, लेकर जगह जगह सभाएं हुई, प्रचार और तेज हो गया, क्योंकि छठे चरण से लोग फ्री हो गए और 7वें चरण की ओर उन्होंने रुख किया। खास तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहे, बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, और अमित शाह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, और क्षमा करें, हरियाणा, हिमाचल में हमीरपुर और पंजाब के कई इलाकों में रहे, और ज़बरदस्त चुनाव प्रचार आज किया गया। एक बात खास तौर पर आज जो कही प्रधानमंत्री ने, लालू यादव की पार्टी को निशाना बनाते हुए, कि लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरा कर दिया, इसलिए अंधेरे से मुक्ति के लिए आप हमारा साथ दीजिए। ये उन्होंने एक मुहावरे की तरह बात कही पाटलिपुत्र में और कई जगह। इस चुनाव में अब जो कुछ बचा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीट है मोदी की। नरेंद्र मोदी को लेकर जो मतदान होना है 1 जून को वाराणसी में, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रचार तंत्र में जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी जो पोजीशन है उसको लेकर किसी को शक शुबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शायद वाराणसी में होगी, ऐसा मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल राजस्थान के चुनाव को निपटाकर तब से अब तक दौरे पर है। मैंने पहले भी बताया आपको, कोलकाता गए, चेन्नई गए, गुवाहाटी गए, सूरत और महाराष्ट्र के कई इलाकों में गए, पंजाब में हैं, हरियाणा में गए। आज उन्होंने पंजाब में कई जगह चुनाव सभाओं को संबोधित किया। खास तौर पर फरीदकोट में और मुक्तसर साहिब में उन्होंने हंसराज हंस बीजेपी के प्रत्याशी, उनके समर्थन में सभा की, ज़बरदस्त भाषण दिया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
कांग्रेस पर फिर वही आरोप लगाए जो अब तक लगाते आए हैं। पर उन्होंने एक आरोप खास तौर पे ये लगाया कि दूध दही वाले पंजाब में नशे की लहर चला दी, नशे के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब कौन नशे के बीच लेके आया पंजाब को, ये एक डिबेट का विषय है, पर आज वो उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये विषय नहीं है हमारे बीच। आइए सुनते हैं क्या कहा भजनलाल शर्मा ने पंजाब में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। वो लोग जिस वादे को लेकर के आए थे, उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के, ये आम आदमी पार्टी आई थी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपने देखा है, जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और उसी भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे के आंदोलन में आम आदमी पार्टी लेकर के आई। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। जिन लोगों के साथ भ्रष्टाचार के लेकर के वो उनके सामने आए थे, उन्हीं से मिल गए। ये कौन सी कहानी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आज जिस तरह से पंजाब के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज पंजाब का जो युवा है वो जिस तरह से नशे में आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये दूध और दही की नदियां बहने वाला पंजाब, यहाँ का वो मेहनत कर किसान जो धरती का सीना चीर करके सोना उगाने का काम करता था, आज उस पंजाब की हालत क्या कर दी है। पंजाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री गरज रहे हैं, पर राजस्थान में जो गर्मी पड़ रही है, पानी और बिजली के जो हालात हैं, उनको लेकर चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने आज यहाँ बैठक की, एक इम्पॉर्टेंट बैठक की। उन्होंने सारे राजस्थान की समीक्षा की, क्या स्थिति है। बैठक उन्होंने रेवेन्यू मैटर्स पे भी की। राजस्व के जो आंकड़े हैं और उनके जो विभिन्न बिंदु हैं राजस्व विभाग के जुड़े हुए, खास तौर पर कर वसूली को लेकर, और जो बातें पिछली बैठक में सामने आई थी। सुधांशु पंत 15 दिन में एक बार बड़े अफसरों की बैठक ले रहे हैं, ये नई परंपरा उन्होंने शुरू की है। सारे इंपॉर्टेंट विभाग के ACS और सचिव उस बैठक में होते हैं हर 15 दिन में, और उनके कार्यों की समीक्षा होती है। ये नहीं कि 6 महीने में 3 महीने में एक बार बैठक हो, पता लगे कुछ हुआ ही नहीं। तो आज उन्होंने बैठक ली। आज छुट्टी का दिन था, सैटरडे था, इसके बावजूद उन्होंने बैठक ली। सारे अफसर मौजूद रहे और ख़ास तौर पर पानी और बिजली के लेकर उन्होंने समीक्षा भी की और निर्देश भी दिए। जैसे कि हीट वेव है और लोगों के गर्मी से मरने की खबर चल रही है, उसको लेकर भी चर्चा की गई, समीक्षा की गई। आज मदन दिलावर का एक बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि जल्दी ही पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत और पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जेल जाएंगे। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जेल जाएंगे, और उन्होंने बड़े दावे से ये बात कही। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। खास तौर पे कहा कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र के इशू पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला करेंगे। 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र का मुद्दा पिछले 10 साल से बड़ा पेचीदा हुआ पड़ा है और बड़ा चर्चित मुद्दा है। इसके अलावा स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों की कालाबाजारी को लेकर भी उन्होंने कुछ चर्चा की। बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात थी अशोक गहलोत और डोटासरा जल्दी ही जेल जाएंगे, इसलिए मैं इसे रेखांकित कर रहा हूँ आज। मदन दिलावर के इस बयान के बाद हम एक अलग विषय पर आज चर्चा करना चाहते हैं। 4 जून को देश के लोकसभा के नतीजे आएंगे, चुनाव के। राजस्थान के लोगों को बहुत इंतजार है कि 25 सांसद कौन होंगे जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में। लेकिन 4 जून का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं है, 4 जून का इंतजार कई बातों को लेकर है। 4 जून के बाद कई बड़े बदलाव की भूमिका बनेगी राजस्थान में। एक तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा चुनाव का आगाज़ हुआ था, उससे थोड़ा सा पहले कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने 4 जून तक धैर्य रखने को कहा था कि 4 जून के बाद इस मुद्दे को देखेंगे, इसका समाधान करेंगे। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये
कि 4 जून को नतीजा आने के बाद जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही, इसकी समीक्षा होगी। और मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा उनके इलाके के अलावा उन इलाकों को लेकर भी होगी जिनका उनको प्रभार सौंपा गया था चुनाव के लिए। तो मंत्रियों की के लिए जो अग्नि परीक्षा की घड़ी है वो 4 जून होगी। तीसरी बात, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी विधायकों की, वो इस उम्मीद से होंगे कि 4 जून के बाद कोई फेरबदल मंत्रिमंडल में होगा और उनके परफॉर्मेंस पर कोई ना कोई ध्यान देगा, उनकी तरफ देखेगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आज मीटिंग हुई पानी बिजली लेके, कि केंद्र भी राजस्थान को बहुत कीनली वॉच कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली भी। दोनों फ्रंट पर बाकायदा राजस्थान पर नज़र रखी जा रही है। और जो जालोर का मामला हुआ, जो पानी बिजली का मामला हो रहा है, इन सब पर केंद्र से बाकायदा नज़र भी रखी जाती है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और राजस्थान में हर चीज़ की परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है, पॉलिटिकल समीक्षा भी हो रही है। तो उसका नतीजा भी 4 जून को देखने को मिलेगा, 4 जून के बाद देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात जो घोषणा मुख्य सचिव ने की है कि वो भ्रष्ट अफसरों को और निकम्मे अफसरों को, और ख़ास तौर पर पूरी ब्यूरोक्रेसी में नीचे से ऊपर के लेवल पर जो लोग कामचोर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे हैं और सिद्ध हुए हैं, केस चले हैं, उन सबको जबरन रिटायर कर देंगे। ये अकेली घोषणा ऐसी है जिस घोषणा से पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। अभी भी कई मंत्री भी बातचीत में पूछते हैं कि 4 जून के बाद उनकी परफॉर्मेंस का आकलन किस आधार पर होगा और उनके इलाके का आकलन होगा क्या, उन्हें जो क्षेत्र दिए गए, चुनाव की दृष्टि से जिम्मेदारी दी गई, उसका कोई आकलन होगा क्या, उसके आधार पर कोई हमारा मूल्यांकन करके फैसला किया जाएगा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी, न सिर्फ राजनीतिक दलों में बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी 4 जून के बाद बड़े बदलाव के संकेत हैं। और 4 जून के बाद अगले 15 दिन में मंत्रिमंडल, विभाग परिवर्तन, मंत्री परिवर्तन, अफसरों को जबरन रिटायर करना और जिनकी जांच के बाद जिन पे कार्रवाई की अनुमति नहीं दी गई, उनकी अनुमतियां क्लियर करना। और कांग्रेस में भी खास तौर पर मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जिनके विधायकों के इलाके में पार्टी हारेगी या परफॉर्मेंस रहेगी या जिन्होंने काम नहीं किया, इसकी शिकायत की जा रही है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा, वो हारेंगे जीतेंगे तो भाग्य बताएगा, भविष्य बताएगा। उन सब को लेकर कांग्रेस में भी परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी और आला कमान भी इस पर पूरी नज़र रखे हुए कांग्रेस की। 1 जून के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परंतु ज़्यादा बड़ा परिवर्तन राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में और राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम में, बीजेपी में और सरकार में बने हुए मंत्रियों में और विधायकों में हमें देखने को मिल सकता है। तो 4 जून का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले 5 साल कौन लोकसभा में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि इसलिए भी कि जो कुछ भी नतीजा सामने आएगा उसके आधार पर और ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल चाक चौबंद करने के लिहाज से, सरकार की परफॉर्मेंस के लिहाज से, काम में जुटाने के लिहाज से उसकी सफाई भी की जाएगी, उसमें अच्छे अधिकारियों को स्थान भी दिया जाएगा, कई परिवर्तन होंगे और बहुत सारे अटके हुए फैसले 4 जून के बाद मैं समझता हूँ हो पाएंगे। तो 4-5 जून को तो रिजल्ट आएगा और उसकी समीक्षा होती रहेगी, और उसके तुरंत बाद राजस्थान में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में और सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में, सब में बड़े स्तर पर बदलाव की भूमिका बन रही है। और ये बदलाव किस दिशा में होगा, कितने बड़े पैमाने पे होगा, छोटे पैमाने पे होगा, ये भी 4 जून के नतीजों पर निर्भर करेगा। तो हम 4 जून से पहले आपसे फिर मुखातिब होंगे पेनल्टी कॉर्नर में, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ चुनाव में किन किन लोगों ने, किन किन जातियों ने किस तरह मूवमेंट किया है और किसने अच्छा चुनाव लड़ा है, कौन चुनाव लड़ने से पहले हार मानकर बैठ गया, किसी व्यक्ति ने हारे हुए चुनाव को भी लड़ाई में ऐसा कर दिया है कि लोग उसकी जीतने की बात करने लग गए हैं। ये सब बातें 3 जून और 4 जून को होंगी
3 को हम बात करेंगे, 4 को नतीजा सामने आएगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।